Thank you very much for the kind introduction. Today we're again talking about diabetes and why diabetes all the time because आप सबको पता होगा कि डायबिटीज वर्ल्ड में तो हमें पता है इट्स वेरी प्रेवलेंट पाकिस्तान में क्या स्टैट्स हैं इट्स वेरी प्रेवलेंट इन पाकिस्तान एज वेल आपको पता है कि 30% तक हमारी प्रेवलेंस है 25 to 30%, which means every 1 in 4, in fact, more than that, is diabetic in Pakistan. Type 2 diabetes is the main type of diabetes जो हमें मिलती है देखने को. And the problem is on top of this, there is such a huge proportion of undiagnosed diabetics. This I would like to show you. ये आप देख सकते हैं कि it's around 33%. 2021 के stats हैं ये. और 2045 में it will increase to 62 million. And the prevalence wise भी ये बहुत high है. So that is why we're talking about diabetes again and again and again. इसमें सिर्फ ये नहीं कि इसमें different aspects हैं जिनको हो चुकी है. How will we control? सिर्फ control नहीं है, control is very easy. How will you prevent the complications? Of course, that is again dependent on the control. अब जिनको नहीं हुई और खास तौर पे जिनमें रिस्क फैक्टर्स हैं, कैन वी प्रिवेंट इट? और एक और कॉन्सेप्ट है, कैन यू क्योर डायबिटीज? Yes. Exactly, we can finally cure it actually in type 2, in early type 2. ठीक है, we'll be talking about that. So just the previous slide के types के हैं डायबिटीज के, वो सबको पता है. टाइप 2 है, मोस्ट प्रेवलेंट है. टाइप 1 है, यूजुअली यंग एज में होती है, बच्चों में होती है. जेस्टेशनल डायबिटीज है, मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स जिनमें होते हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री होती है, ओवरवेट होते हैं, ओबीज होते हैं, पीसीओज होते हैं, उनमें जीडीएम होती है. फिर देयर आर अदर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डायबिटीज. वो क्या है? मोटी है, लाडा है, एंड देन जेनेटिक कॉजेज सच एज माइटोकॉन्ड्रिया. मोटी में क्या है? इट्स अ जीन प्रॉब्लम्स है, 5 टाइप्स हैं उसकी. तो डिफरेंट जीन के सब्सटीट्यूशन की वजह से मोटी होती है. मोस्ट कॉमन मोटी 3, बहुत छोटी सी डोज ऑफ सल्फोनाइल यूरिया से कंट्रोल हो जाती है. डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सक्सेसिव जनरेशंस में आ रही है. व्हेन यू हैव अ पेशेंट, उसमें टाइप 2 के इतने स्टिग्मेटा नहीं होंगे, ना वो obese होगा, ना आपको एक एंथोसिस या इंसुलिन रेजिस्टेंस की ज्यादा चीजें नजर आएंगी, ना ही वो इंसुलिन डिपेंडेंट होगा. थिंक ऑफ मोटी, वो मोस्ट लाइकली मोटी होगा और वो सल्फोनाइल यूरिया से कंट्रोल हो जाएगा. एटलीस्ट ग्रेटर देन 2 जनरेशंस में डायबिटीज होगी. लाडा क्या है? लाडा इज लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज ऑफ एडल्ट्स. ये वो है जो बहुत यंग एज में नहीं प्रेजेंट करते, जैसे टिपिकली टाइप 1 तो बच्चों में भी होती है, लेकिन ये जरा अराउंड 20s में आएंगे इन बहुत जल्दी, लेकिन ये इंसुलिन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे बिकॉज ऑटोइम्यूनिटी इज गोइंग ऑन. as soon as it affects most of the beta cells, so insulin dependent हो जाएंगे. So this was just an overview of the types of diabetes. और ये प्रेवलेंस है जिसमें हम अनफॉर्चुनेटली देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है. डिजीज बर्डन इज वेरी हाई और दिस इज द डिजीज बर्डन ऑफ द अनडायग्नोज्ड. ये चल रहा है ना, ये देखें, दिस इज सो हाई. अनडायग्नोज की बात कर रहे हैं अभी हम. This is even undiagnosed is so high. Okay, so annual number of deaths Pakistan में are very very high from diabetes. So undiagnosed ये number of deaths from diabetes, mortality rate पाकिस्तान में डायबिटीज से बहुत ज्यादा है, around 35.5% unfortunately. और जो आपका हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो बहुत लो है ऑन डायबिटीज. जैसे कि हर चीज पे हेल्थ के सारे एस्पेक्ट्स पे लो है, तो डायबिटीज में भी बहुत लो है. ओके, सो ये कॉमन मतलब रिस्क फैक्टर्स वो सबको पता है. कॉमन लाइक इंस्टेड ऑफ फीडिंग द स्लाइड्स आई वुड लाइक टू डू इट 1 to 1. लाइक वी ऑल नो कॉमन रिस्क फैक्टर्स हम सबको पता है टाइप 2 के. लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स विच वी कैन मॉडिफाई. हमारा वेट एम फॉर एन आइडियल बीएमआई. आइडियल बीएमआई इंटरनेशनली तो 20 to 25 है, लेकिन एशियंस के लिए 18 to 23 है बिकॉज हमारा मसल मास कम है. बीएमआई का फॉर्मूला सबको पता है, नेट पे भी है. सो एम फॉर एन आइडियल बीएमआई. आइडियल नहीं होता तो जितना कम कर सकते हैं 2, 3, 4, 5 किलो उतना ही कर लें.
अच्छा, फिर लाइफस्टाइल, ट्राई टू वॉक, मतलब एटलीस्ट वॉक इज द सिंपलेस्ट थिंग जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं। एरोबिक एक्सरसाइजेज आर द बेस्ट। एरोबिक एक्सरसाइजेज आर द बेस्ट, जिसमें ब्रिस्क वॉकिंग के अलावा स्विमिंग, साइकिलिंग, एवरीथिंग, योगा, एवरीथिंग इज गुड। सो रिकमेंडेशन तो है 150 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक at least 5 times a week with no 2 consecutive days without exercise. Anyways, what form of exercise you can do? वही कर लें। चले, अगर नहीं आधा घंटा निकाल सकते तो सुबह उसी का सब्सटीट्यूट, सुबह 15 मिनट, शाम 15 मिनट, या 10 मिनट्स आफ्टर ईच मील, आपकी पेरेंडियल स्पाइक्स कम हो जाएंगी। सो एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। डाइट में क्या है, अब शुगर के मरीज ने सब कुछ नहीं छोड़ देना। दैट्स पेशेंट्स आर स्केयर्ड कि मैं अब कुछ खा ही नहीं सकता। बहुत मतलब बेसिकली यू हैव टू गो फॉर नेचुरल डाइट। परहेज किस चीज का? एज आई टेल माय पेशेंट, सिर्फ 4 चीजों का परहेज है। चीनी की कोई चीज नहीं लेनी, बेकरी की कोई चीज नहीं लेनी, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेने, और जूसेस नहीं लेने। चीनी तो एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, व्हाई बेकरी? बिकॉज वो सारा मैदा, इट इज व्हाइट फ्लावर। व्हाइट फ्लावर इज लाइक शुगर, वेरी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीन्स कितनी जल्दी आपके ब्लड शुगर को बढ़ाता है। सो एवरीथिंग, पिज्जा, बर्गर, शॉर्मा, हम यूज कर रहे हैं व्हाइट फ्लावर सारा। We're not using fiber, high fiber wheat या anything. तो it all raises the blood sugar. जूस, इवन हम फ्रेश जूस नहीं रेकमेंड करते। लोग कहते हैं बड़ा हेल्दी। हेल्दी क्यों है? उससे ज्यादा हेल्दी तो फ्रूट है। अब 1 kg एप्पल का जूस कोई भी आराम से पी सकता है, 2 ग्लास बनेंगे, 3 ग्लास, जबकि 1 kg खाना बहुत मुश्किल है। तो जब आप जूस पीते हैं तो यू जस्ट टेक ऑल द फ्रूट शुगर। जो फाइबर था उसमें, जिसने रेगुलेट करना था ब्लड ग्लूकोज को, वो तो सारा जाया कर दिया ना। सो बेसिकली बस चीनी, बेकरी, जूस और बोतलें नहीं लेना फॉर अ डायबिटिक। डायबिटिक कैन टेक ऑल वेजिटेबल्स, नो प्रॉब्लम, ऑल फ्रूट्स एज वेल। इसमें डेट्स, मैंगो एंड बनानास आर ऑफ कंसर्न। डेट्स स्पाइक करती ब्लड शुगर, बट स्टिल बेटर देन शुगर। लाइक 2 dates आर ओके। रमजान में भी हम कहते हैं यू कैन टेक, लेकिन जाहिर है बहुत ज्यादा तो ऑफ कोर्स आप नहीं ले सकते। इन 3 के अलावा ऑल फ्रूट्स आर फाइन, ये आप खा सकते हैं इन मॉडरेशन। ऑल ऑफ देम। अभी तो हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, विल कम टू ऑयल। अच्छा, ऑयल का ये है कि जी ऑलिव ऑयल इज द बेस्ट बिकॉज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बहुत होती है डायबिटिक्स। सैचुरेटेड फैट्स रिलेटिवली कम रखें। ऑयल्स में ऑलिव ऑयल इज गुड, और इसके अलावा पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स आर द बेस्ट। वो किस में मिलेंगी? नट्स में मिलेंगी, फिश में मिलेंगी। मस्टर्ड ऑयल कैसे? मतलब ऑयल्स कहते हैं कि अच्छे हैं, लेकिन कंपेयर टू सैचुरेटेड फैट्स, अपने मुल्क के सेटअप के पॉइंट ऑफ हमारे पास है जैतून का तेल, लेकिन इट इज वेरी एक्सपेंसिव, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। यस, तो फिर कोई भी ऑयल यूज कर लें। कम यूज कर लें, सिंपल क्या देते हैं, कम यूज करो। कम यूज कर लें, एग्जैक्टली जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इज वेरी राइट। कम यूज कर लें ताकि साइड इफेक्ट प्रोफाइल कम हो जाए। बाकी व्हाइट मीट इज ओके, उसमें चिकन, फिश इज फाइन। रेड मीट से हम डायबिटीज के लिए मना नहीं करते। रेड मीट से यू ऑल नो कि कार्डियोवैस्कुलर का प्रॉब्लम होता है। एग्जैक्टली, डायबिटिक डिसलिपिडीमिया लीड्स टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो डायबिटिक डिसलिपिडीमिया, खासकर एलडीएल को मिनिमाइज करने के लिए आप रेकमेंड करते हो कि रेड मीट कम से कम लीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा सो दिस इज अबाउट डाइट। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब लो फैट में जो क्लासिक हमारा दूध था ना, फ्रेश दूध, दैट इज एक्चुअली बेटर अगर आपको प्योर मिल जाए, उसमें से मलाई उतार दो, जो कि नहीं मिलता, जो कि नहीं मिलता। उसके बजाय जो लो फैट कमर्शियली मार्केटेड है, उसके बारे में आई वुडंट कमेंट कि वो कितना कच्चा है, लेकिन जो अपना जो नेचुरल होता है उसमें से फैट उतार दें, दैट्स फाइन। तो मिल्क, योगर्ट, एवरीथिंग बेसिकली डायबिटिक ले सकता है, एज क्लोज टू नेचर एज पॉसिबल। जितना प्रोसेस्ड आइटम्स में जाएंगे ना, उतनी साइड इफेक्ट प्रोफाइल बढ़ेगी। सो हम रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहे थे। सो दिस वाज अबाउट डाइट, एक्सरसाइज एंड वेट। बाकी पता है, स्मोकिंग ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस विद डायबिटीज। डिसलिपिडीमिया की भी अगर बात इसमें आपने की, तो डिसलिपिडीमिया में जो डायबिटिक डिसलिपिडीमिया होता है उसमें हाई ट्राइग्लिसराइड्स,
हाई LDL और लो HDL होता है. अब TGs are actually more related triglycerides to carbohydrate intake rather than fat intake. जो ये rapidly absorbable carbs या चीनी है, इससे TGs will go very high. और recently आपने देखा होगा there has been a great upsurge in fatty liver. और fatty liver is directly related to high triglycerides. LDL obviously cardiovascular diseases के लिए और HDL आपने बढ़ाना है अपनी प्रोटेक्शन के लिए फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज. नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स का ऑब्वियसली हम कुछ नहीं कर सकते, सच एज आवर एथनिसिटी, साउथ एशियन एथनिसिटी इज हाई रिस्क, एज ग्रेटर देन 45 इज हाई रिस्क. एक्चुअली पाकिस्तान में तो हमने एक स्टडी भी की थी, बहुत अर्ली 35 पे ऑनसेट हो रहा है डायबिटीज का, टाइप 2 डायबिटीज का. इंटरनेशनली 45 उन्होंने कट ऑफ ADA तक ने 45 रखा हुआ है, एक्सेप्ट फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल्स. 20-25 साल. हाँ, बहुत अर्ली आ रहा है. एग्जैक्टली. दूसरा ये अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लो BMI पे आ रहा है. उनका लाइक 30-35 BMI पे होता है, हमारा 26-27 पे डायबिटीज हो जाती है. सो वी आर अ वेरी वेरी हाई रिस्क पॉपुलेशन. अच्छा, सिम्टम्स आर वेल नोन: पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, मोस्ट इम्पोर्टेंटली नॉक्चूरिया. मरीज कहता है मुझे रात को बार बार उठना पड़ता है, जख्म मेरे ठीक नहीं होते हैं, बाकी पाँव में सुइयां चुभती हैं, ब्लड विजन होती है वेरी हाई जब होता है ग्लूकोज, या रैपिडली फ्लक्चुएशन होती है. और बाकी सिम्टम्स जाहिर है शुगर, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ड्राई माउथ हो सकता है, वल्वोवेजाइनल इन्फेक्शंस, UTIs, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. फ्रूटी ऑर्डर तो आएगा जब लाइक बहुत हाई शुगर होगी तो एसीटोन ब्रेथ आएगी. ओके, दिस इज अबाउट हाइपोग्लाइसीमिया. जब आप ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को तो आपने उसको बताना है अबाउट हाइपोग्लाइसीमिया. ऑफ कोर्स जब भी हम मेडिसिन देते हैं, कोई भी देते हैं शुगर की दवाई, हमारा सबसे बड़ा कंसर्न होता है साइड इफेक्ट्स. और साइड इफेक्ट्स में हाइपो इज द मोस्ट डेंजरस साइड इफेक्ट. तो हाइपो में लेवल्स होते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2. जो लेवल 1 हाइपो लेस देन 70 है और लेवल 2 लेस देन 54 है. तो पेशेंट को अवेयर करना है. इसमें एड्रिनर्जिक सिम्टम्स आएंगे पहले, जैसे स्वेटिंग, ट्रेमर्स, पैल्पिटेशंस, एक्सट्रीम हंगर. और जब ये ज्यादा हो जाएगी लेवल 2 तक तो फिर डिजीनेस, इरिटेबिलिटी, कंफ्यूजन. और अगर आप नहीं एक्शन लेंगे फिर तो कोमा हो सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है. तो जैसे ही हाइपो, पेशेंट अगर तो चेक कर सकता है शुगर तो चेक करे, अगर वो ऐसी जगह जहाँ नहीं चेक कर सकता तो फिर ही शुड हैव. हाँ, फिर उसके पास कुछ होना चाहिए हमेशा, अगर खासतौर पे वो इंसुलिन पे है, क्योंकि उसमें हाइपो का चांस बहुत ज्यादा है. तो व्हाट आप उसे कहें रैपिडली रिवर्स करे, अ ग्लास ऑफ जूस, मीठा जूस, नॉट डाइट, अ ग्लास ऑफ पेप्सी, लिक्विड चीजें बेहतर रहेंगी. वरना फिर टेबल नहीं अवेलेबल तो टेबल स्पून ऑफ हनी, कैंडीज और ये सारी जो वट एवर यू कैन गिव. इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि खासकर हॉस्पिटल सेटअप में आप सारी वर्क कर रहे हैं, व्हेन यू रिवर्सिंग, आपके पास इमरजेंसी में आपके क्लिनिक पे पेशेंट आया हाइपो के साथ, जब आप रिवर्स करें, आपने दिया जो भी दिया, ओरल दिया या अगर पेशेंट डिजी है आपने IV दिया, यू मस्ट चेक आफ्टर 15 मिनट्स. शुगर मस्ट बी अप टू 100 एटलीस्ट. अगर नहीं हुई तो यू विल रिपीट द साइकिल. क्लिनिक में तो आप ग्लूकागॉन भी दे सकते हैं 1 मिलीग्राम इंटरमस्कुलर, इतना मिलता नहीं है वाइडली. तो 15 मिनट्स बाद चेक करें जब तक कि 100 तक ना आ जाए. उसके बाद डोंट जस्ट सेंड द पेशेंट होम. अगर तो इतना है कि मतलब कॉन्शियस लेवल अगर तो इम्पेयर्ड है, फिर तो ड्रिप लगा दें डेक्सट्रोज की. और अगर वो ले सकता है तो उससे कहें प्रॉपर खाना ले विद कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ताकि वो नीचे ना जाए, क्योंकि जो नीचे गया है हाइड्रोजेनिक, या तो इंसुलिन है पीछे या सल्फोनाइल यूरिया जिसने इंसुलिन बनाई, तो वो कॉज तो उधर ही है, वो करता रहेगा बार बार हाई. सो इस चीज का यू हैव टू फॉलो इट बाय अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मील or continuous infusion of glucose if patient has impaired conscious level. ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, सिंप्लीफाई इसको कर देते हैं. नॉर्मल क्या है और डायबिटीज क्या है? नॉर्मल इज फास्टिंग लेस देन 100, postprandial less than 140 and HbA1c less than 5.7. तो डायबिटिक क्या है? Fasting greater than or equal to 126, random greater than or equal to 200, and HbA1c 6.5 equal or more. अब HbA1c की सिंगल रीडिंग काफी है, लेकिन फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल की एक रीडिंग पे आप डायबिटिक नहीं लेबल करेंगे.
unless you confirm it on another occasion or patient has unequivocal symptoms. या तो 400 शुगर है तो ठीक है, फाइन. अब किसी की एक दफा 230 आ गई, 250 आ गई, that doesn't qualify आपको. फास्टिंग में भी नहीं, ये B1C कर लें तो बेहतर है, और रैंडम में भी कर लें. दो क्राइटेरिया Difference कर आ लें. जाता है. देखिए, अगर फास्टिंग ज्यादा आ गई, या तो आप एक और ओकेजन पे फास्टिंग से कंफर्म करें, या फिर आप HbA1c को साथ करवा लें, वो भी आपको Right. सपोर्ट कर देगा. तो इसको इस तरह से लाइक यू हैव टू रिकन्फर्म इट टू डायग्नोज इट. और इन बिटवीन जो है 100 to 125 and 140 to 199 या 5.7 to 6.4, दिस इज द ग्रुप वी सी मोस्टली हमारे पेशेंट्स जो 40s एंड अबव हैं, वो प्री डायबिटिक तो होते हैं. दिस इज वेयर यू हैव टू टेक द एक्शन. इनको आगे नहीं जाने देना टिल डायबिटीज. क्या कर सकते हैं? ठीक है, लाइफस्टाइल तो है, अब लोग करते नहीं हैं, मुश्किल है उनकी. उन्हें कहीं चले वॉक कर लें, वेट कम, डाइट, वो तो हम कहते रहते हैं, हम खुद भी नहीं करते. फिर एटलीस्ट मेटफॉर्मिन दे दें उनको. अच्छा, अब फॉर्चुनेटली एक्चुअली वी हैव सीमाग्लूटाइड फॉर वेट रिडक्शन, FDA अप्रूव्ड है. मोंजारो टर्जिपेटाइड भी अप्रूव्ड है, पाकिस्तान में नहीं अभी तक. तो यू कैन गिव देम. इन सबके BMI ज्यादा होते हैं, उन्हें वेट लॉस के लिए दे सकते हैं. और लिस्टेड भी दे सकते हैं. ऑलिस्टेट दे दें, वो बहुत इफेक्टिव नहीं है. टोपामैक्स भी दे सकते हैं वेट लॉस के लिए. टोपामैक्स फेंटारामिन कॉम्बिनेशन अप्रूव्ड है, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ टोपामैक्स आती है. मेनी थिंग्स यू कैन गिव. डाइट और एक्सरसाइज तो बेस्ट है, लेकिन जब कुछ भी ना आपका काम कर रहा हो, तो रैपिड एक्शन के लिए यू कैन गिव सीमाग्लूटाइड. उसमें फॉर्चुनेटली वी हैव इट एट वेरी इकोनॉमिकल प्राइस. ये फेरोसन्स वाले आपको बताएंगे, इन्होंने लॉन्च किया. और पता सीमाग्लूटाइड का मोड ऑफ एक्शन क्या है? मोड ऑफ एक्शन, इट्स अ GLP-1 एगोनिस्ट. ठीक है, GLP-1 का क्या काम है? इंसुलिन डिपेंडेंट, ग्लूकोज डिपेंडेंट रिलीज ऑफ इंसुलिन. ठीक है, वो बहुत जल्दी इनएक्टिवेट हो जाती है, जो नेचुरल है. DPP-4 एंजाइम उसको इनएक्टिवेट करता है. तो GLP-1 एगोनिस्ट है, प्रोलॉन्ग्ड एक्शन. तो ये मतलब साइड इफेक्ट प्रोफाइल, बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग इट अ लॉट, आई हैव बीन अब्रॉड एज वेल, और वहां तो लोग पीपल टेक इट लाइक क्रेजी. और ओजेम्पिक आई थी ना सबसे पहले, तो वो तो शॉर्ट होगी, आपको पता होगा, इंटरनेशनली शॉर्ट है, US में, मिडिल ईस्ट में, बिकॉज एवरीवन वाज यूजिंग इट फॉर वेट लॉस. फिर डायबिटिक्स को नहीं मिल रही थी, तो उसका फ्यू साइड इफेक्ट गैस्ट्रिक होते हैं, एसिडिटी, रिफ्लक्स, इसको लूज मोशंस, डायरिया, डिजीनेस. कॉन्ट्राइंडिकेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्दो मेडलरी थायराइड कार्सिनोमा is an absolute contraindication and meant to, लेकिन this is quite rare. ये रैट्स में रिपोर्ट हुआ था. अगर फैमिली हिस्ट्री है MTC की, तो आपने नहीं देना ऑब्वियसली. पर्सनल हिस्ट्री ऑफ पेनक्लेटाइटिस पे भी नहीं देना, क्योंकि पेनक्लेटाइटिस ये तो दो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस है. बाकी कोई खास नहीं है इसके. यहाँ साइड इफेक्ट्स GI जरूर है इसके. मैम, वहाँ आउटसाइड पाकिस्तान टर्जिपेटाइड जो GIP और GLP तो हाँ, वो ही प्रेफर की जा रही, महंगी बहुत है. 1700 दिरहम की है. if price is not a contraindication, प्राइस इज अ प्रॉब्लम. व्हाई? वहां पे ज्यादा है प्राइस इशू. व्हाई? बिकॉज वहां पे सारे होते हैं इंश्योर्ड. अब इंश्योरेंस जो है ना, वो सिर्फ डायबिटिक्स को देती है. इंश्योरेंस वेट लॉस के लिए नहीं दे रही, हालांकि FDA अप्रूव्ड है. एटलीस्ट मिडिल ईस्ट का मैं बता सकती हूँ, बाकी UK US का मुझे नहीं पता NHS क्या कर रहा है. तो वो नहीं देते, तो इसलिए फिर दे हैव टू बाय इट. तो बाय में 720 दिरहम्स की थी ओजेम्पिक. दैट इज इजी कंपेयर टू 1700. फिर भी जो अफोर्डिंग क्लास है वो तो लेती. better than liraglutide. यस, मतलब वंस वीकली डोजिंग, कंप्लायंस, फ्यूअर साइड इफेक्ट्स, बेटर एफिकेसी, ये चार चीजें हैव बीन सीन एक्चुअली, ये स्टडीज में प्रूवन. Patient is pre-diabetic and we are holding the medication, we are not starting the medication. How long we will advise the lifestyle? लाइफस्टाइल तो होता है, याद होते हैं. लाइफस्टाइल विल कंटिन्यू. Before starting the medications. नहीं, देखें, यू हैव टू सी द रिस्क फैक्टर्स. अगर A1C 6.2 6.3 है, BMI 28 है, यू विल स्टार्ट स्ट्रेट अवे विथ लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल तो हमेशा चलेगा. हाँ, मेटफॉर्मिन तो स्टार्ट कर देना. हो सके वेट रिड्यूस करके आए, चले मैक्सिमम आप 3 मंथ्स दे सकते. नहीं रिड्यूस करता तो उसको स्टार्ट कर दें. एक महीने में कितना ब्लड रिडक्शन होना चाहिए? कितना? देखें, एम तो आइडियल BMI है ना, लेकिन अगर चलो 4-5 किलो ही कम करे, डिपेंड्स उसका इनिशियल कितना है. वो तो आपको क्राइटेरिया पता ही है कि मेडिकेशन आप कब स्टार्ट करते हैं फॉर वेट लॉस. BMI greater than 30 या greater than 27 with comorbs.
ठीक है ना, दैट इज फॉर स्टार्टिंग मेडिकेशन। तो इसी हिसाब से आप करेंगे। और फिर उसके रिस्क फैक्टर्स जो जीडीएम की होती हैं, उनको पता है ना 50% बिकम डायबिटिक इन द नेक्स्ट 5 to 10 years। तो उसमें तो बहुत ज्यादा आपको रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस हमें पता है जी, न्यूरोपैथी, माइक्रोवेस्कुलर, मैक्रोवेस्कुलर। मैक्रोवेस्कुलर लीडिंग कॉज कार्डियोवेस्कुलर डेथ, हम सबको पता है। स्ट्रोक है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है। माइक्रोवेस्कुलर में न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी और diabetic foot is a mixture of vascular and neuropathic problems. So diabetic complication मतलब it's not simple शुगर के नंबर नहीं ना ठीक करने, आपने कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करनी है। दैट इज वाई अभी मैं आगे लाऊंगी भी, जो गाइडलाइंस हैं दे हैव एक्चुअली चेंज्ड। नहीं तो सबसे वी हैव वेरी इफेक्टिव ड्रग्स, अब सल्फोनाइलयूरियाज काफी नीचे चली गई हैं बिकॉज उनके एडेड बेनिफिट्स नहीं है, बिकॉज वो हाइपो करती हैं, बिकॉज वो वेट गेन भी करती है विदाउट एडेड बेनिफिट्स। सो देर आर ऑल दिस, इट्स अ मतलब सर से लेके पांव तक डायबिटीज कैन इन्वॉल्व एनी पार्ट इन एनी फॉर्म, तो इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। अच्छा, A1C की कंट्रोल क्या क्या सिग्निफिकेंस है? 3 मंथली रिकमेंडेड है, एवरेज ऑफ 3 months है, लेस देन 7% ADA का क्राइटेरिया, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन। एज कहती लेस देन 6.5। अगर आप अच्छी सेटअप्स में काम करेंगे ना, जहां पेशेंट्स भी आपके कंप्लाइंट हैं, अफोर्डिंग भी और एजुकेटेड भी हैं, यू विल सी कि उनका लेस देन 6.5 होगा मोस्ट ऑफ देम। ये जो यहाँ पे 8, 9, 10, 11, वहां भी एक्सेप्शंस होंगी, दे विल बी 10% ऑफ द पेशेंट्स हु आर रेगुलर फॉलोअप। यहाँ पे शायद 80% होंगे जिनका हाई होगा, बिकॉज अब अफोर्डेबिलिटी इशू है, डाइट इशू है, इनएक्टिविटी इशू, उसके अलावा पेशेंट्स इनको खासकर यू विल सी कि गवर्नमेंट सेटअप में ज्यादा नॉन कंप्लाइंट है, जिनको आप फ्री में देख रहे हैं और मोस्टली दवाइयां भी मिल रही हैं, वो दोबारा आते ही नहीं है। ठीक होगी जी मेरी तो मैंने तो छोड़ दी। सो छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली इट्स गोना कम बैक। छोड़ने से और एक ऑफ कोर्स वो बीमारी क्योर तो नहीं ना होगी, इट इज वेरी मच देयर, कंट्रोल हुई थी। सो ये दिस इज द प्रॉब्लम ना, हाउ डू यू मैनेज एक ट्रैक इन्होंने बनाया, टेक योर मेडिकेशन, रीच अ हेल्दी वेट, फिजिकल एक्टिविटी, फिर एडेड रिस्क फैक्टर्स, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को ठीक करें एंड स्मोकिंग को स्टॉप करें। सो ट्रीटमेंट वही है हमेशा से, लाइफस्टाइल एंड मेडिकेशंस। मैडम ये स्मोकिंग किस तरीके से इफेक्ट करती है? स्मोकिंग बेसिकली इसकी कॉम्प्लिकेशंस को एग्रेवेट करती है, इस तरह क्या एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस इसमें होती है और एंड क्या इन्फ्लेमेशन, निकोटीन की वजह से निकोटीन की क्या? वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, Voice. डिस्लिपिडीमिया बढ़ता है, फिर कार्डियक टेकिकार्डिया एंड ऑल जो एड्रिनर्जिक इफेक्ट्स बढ़ते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बढ़ती है, MI वगैरह, फिर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, वो तो आपको पता ही है, इंटरमीडिएट क्लॉटिकेशन, वो सारा कुछ बढ़ता है, एंड देन स्ट्रोक एज वेल। सो स्मोकिंग हर तरह से ही तंग, मतलब इट इज अ रिस्क फैक्टर, इन्फ्लेमेशन काज करती है, इन्फ्लेमेशन भी कॉज करती है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आपके इंक्रीज होते हैं। ओके, कमिंग बैक टू मैनेजमेंट, वही हम लाइफस्टाइल की पहले बात कर चुके हैं। 150 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक एटलीस्ट 5 times a week, ठीक है। और वेट की भी हम बात कर चुके हैं, ऑल सॉर्ट्स, हर एक्सरसाइज अच्छी है। एरोबिक की बात हो रही है, कम से कम एरोबिक कर लें। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं, हाँ 2 to 3 times a week कर लें तो वो भी अच्छी है, लेकिन इट इज नॉट इनफ। एरोबिक चाहिए हमें जिसमें ये सारी एक्सरसाइजेस जो भी आपको पसंद है। अच्छा, फूड चॉइसेस की हमने बात कर ली, ठीक है। जाहिर है आपने हेल्दी फूड लेना है और इसमें कार्ब्स भी लेने, कार्ब्स बिल्कुल खत्म तो नहीं ना हो सकते, मेजर प्रोपोर्शन इज ऑलवेज कार्ब्स, लेकिन आपने हेल्दी कार्ब्स लेने, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने। चक्की के आटे की रोटी विच इज, जिसको लाइक हम आजकल बहुत एडवोकेट कर रहे हैं बिकॉज इट इज होल मीट। ये जो इवन हॉस्पिटल में भी सर्व हो रही है वाइट आटे की रोटी, उसके बाद आप चेक कर लें आपके पेशेंट की शुगर बढ़ी हुई है, सारा दिन ठीक रहेगी, रात को जी हॉस्पिटल से खाना लिया और शुगर बढ़ गई है। चक्की के आटे की रोटी वो बेचारे बना नहीं सकते ना हॉस्पिटल में, बिकॉज वो तो बहुत दूर दूर से आए होते हैं, तो वो कहाँ से बनाए। सो ऑब्वियसली फाइबर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑल दैट। अच्छा जी, डायबिटीज की लाइफस्टाइल की बात हो गई, डायबिटीज की मेडिकेशंस की बात करें। एज टेस्टेड मेटफॉर्मिन was always a very good medication, still a very good medication. क्यों? क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करती है। सो जो नहीं ले सकते, एक्चुअली इन माय ओपिनियन दे आर अनफॉर्चुनेट, जो इंटॉलरेंट होते हैं। इंतहाई सस्ती दवाई, इंतहाई एफिशिएंट
एंड विथ फ्यू साइड इफेक्ट्स, जीआई साइड इफेक्ट्स। जो दूसरे हैं वो कोमॉर्बिड्स के साथ आते हैं, जैसे लैक्टिक एसिडोसिस। आपने कितनों ने देखा है इसके साथ? हैव यू सीन लैक्टिक एसिडोसिस विद मिल्क? वेरी रेयर, अनलेस वेरी रेयर, अनलेस यू हैव कॉन्कमिटेंट रीनल फेलियर या सेप्सिस चल रहा है, तो उसमें तो आपको खुद पता है कि आपने देनी नहीं उस कंडीशन, जब तक पेशेंट डजंट कम आउट ऑफ इट। बाकी फिर ये सल्फोनाइल यूरियाज हैं, दे आर इफेक्टिव, A1C अच्छा काम करेंगी, लेकिन हाइपो के चांसेस, वेट गेन के चांसेस। और इसमें भी न्यूअर जनरेशंस लाइक ग्लेमिप्राइड, ग्लिक्लाजाइड ये यूज करें। ग्लाइबेनक्लामाइड डाइनिल इज नॉट रिकमेंडेड, मेरे ओपिनियन में तो उसे बंद कर देना चाहिए। बहुत सस्ती है, लेकिन सारमोस हाइपोस जो लैंड करते हैं, इसकी हाफ लाइफ बहुत लंबी है, उसके साथ ही लैंड करते हैं, उसको फिर आप वॉश ऑफ भी नहीं कर सकते। सो रेपेग्लेनाइड्स, मेग्लिटेनाइड्स और रेपेग्लेनाइड्स ये उसी की मोइटी है, लेकिन ये शॉर्ट एक्टिंग, इनका फायदा ये है। तो जैसे नोवोनॉम आप यूज करते होंगे प्रेंडियल ग्लूकोज कंट्रोल के लिए। GLP-1 की एगोनिस्ट की बात हुई, इसमें वही GLP-1 एगोनिस्ट जैसे कि लीराग्लूटाइड अवेलेबल है, और वो भी अवेलेबल है सीमाग्लूटाइड, लेटेस्ट की बात करें। और फिर GLP GIP ड्यूअल एगोनिस्ट, जिसमें टर्जिपेटाइड है। सो इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात होगी कि ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन रिलीज फ्रॉम द बीटा सेल्स। DPP-4 वो एंजाइम है जो GLP-1 को उसको करता है न्यूट्रलाइज, तो वो उसके इनहिबिटर्स दे आर आल्सो इफेक्टिव। SGLT2 आर वेरी गुड मेडिकेशंस। माइलिन एगोनिस्ट जैसे कि प्रेमलिनटाइड कम यूज कर रहे हैं, ना इतनी अवेलेबल है, ना इतनी इफेक्टिव है। नाम क्या बताया इसका? प्रेमलिनटाइड के नाम से है ना, लेकिन पाकिस्तान में आई एम नॉट श्योर, ये नहीं आ रही। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स ग्लूकोबे जो है डिले कर देती है कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन को, डिले कर देती है एब्जॉर्प्शन को, और इंसुलिन तो गोल्ड स्टैंडर्ड है ही हमेशा से। अब इफ वी वांट टू डिस्कस ईच ऑफ देम सेपरेटली, मेटफॉर्मिन तो वी नो इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करती है एंड हिपैटिक ग्लूकोज आउटपुट को कम करती है, स्पेशली इफेक्टिव एट नाइट, क्योंकि रात को सबसे ज्यादा ये होता है। कार्ब को एब्जॉर्प्शन को भी कम करती है, कार्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन गट में। पार्शियली, नो नॉट रियली, इसके एक्शन में नहीं है। राइट, ठीक है। अब तो मेटफॉर्मिन अगर कोई पेशेंट डेली सिंगल डोज ले रहा है, फॉर एग्जांपल प्री डायबिटिक है, तो बेस्ट टाइम इज एट नाइट। क्यों? क्योंकि रात को हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट होनी है, और आपने देखा होगा कि डायबिटिक्स में और इवन प्री में सिर्फ फास्टिंग ज्यादा हो रही है और बाकी ठीक है। तो सो स्पेशली द इवनिंग डोज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फोनाइल यूरियाज वेरी इफेक्टिव इन A1C बट हाइपोग्लाइसीमिया, वेट गेन। एक और प्रॉब्लम है सल्फोनाइल यूरियाज के साथ, दे स्टिमुलेट द बीटा सेल्स टू रिलीज मोर इंसुलिन, जिससे वो डाई आउट हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली इंसुलिन डिपेंडेंसी जल्दी हो जाएगी। सो जब तक आप अवॉइड कर सकते हैं, अगर A1C कंट्रोल कर लेते हैं, तो इनको तब तक लाइक बाकी ऑप्शन से इफ यू कैन कंट्रोल, वी विल कम टू द चार्ट्स जो गाइडलाइंस भी हैं। जो लोग नाइट ड्यूटीज करते हैं तो क्या जो लोग नाइट ड्यूटीज होते हैं, नाइट ड्यूटी ऑर्डर होते हैं, वो तो आप बाद में देंगे। सल्फोनाइल यूरिया वीडी डोज में दे देनी, नाइट पे भी तो कुछ खाएंगे ना, तो स्पाइक तो करेंगे वो फिर भी। ठीक है। अच्छा, GLP-1 की होगी, DPP-4, SGLT2 इनहिबिटर्स एंड GLP-1 आर एक्चुअली वंडर ड्रग्स इन द सेंस कि इसके कार्डियक बेनिफिट्स और रीनल बेनिफिट्स बहुत हैं इन दोनों के, रिगार्डलेस ऑफ डायबिटीज। आपको पता है ना, नेफ्रोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट इन मेडिसिन को यूज करें इवन जिनको डायबिटीज नहीं है, बिकॉज द बेनिफिट्स आर इनॉर्मस। फीचर इसमें डॉक्टर प्रीलोड और आफ्टर लोड दोनों ये यूज करता है। हाँ। प्रीलोड की तो समझ में आ जाती है कि सोडियम वेट ग्लूकोज गया, लेकिन पोस्ट लोड कैसे काम करेगा? नेट्रीयूरेसिस भी कर रहा है, ओवरऑल ही प्रोफाइल को बेहतर करता है। SGLT2 की बात कर रहे हैं। सभी सिंपैथेटिक रेगुलेशन भी डाउन ले जाता है, और साथ ये एथरोस्क्लेरोटिक भी इसके इफेक्ट है, वो कैसे? एथरोस्क्लेरोसिस पे इसका कोई खास रिपोर्टेड इफेक्ट नहीं है। सिंपैथेटिक भी लाइक समवट करता है, लेकिन ओवरऑल ये कि प्रीलोड काम होता है, जो उधर जो नेफ्रॉन है आपका, उसके सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर पे एक्ट करता है। तो ओवरऑल इसके बेनिफिट्स मतलब ना सिर्फ ग्लाइकोजूरिया करके इसने डायबिटीज कंट्रोल करनी है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करता है। कॉम्प्लिकेशन जो है उसमें लिपिड्स का बड़ा ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, दे आर द
culprit. Of course. Pair of the blood vessels. Of course. सर इसमें एक डेंजर नहीं होगा SGLT2 में UTI 1 Exactly. and ketoacidosis 2. Yes. Those type 2 who are prone to ketosis. Yes. We have to be. टाइप 2 में कम देखेंगे, टाइप 1 में बहुत ज्यादा देखेंगे. टाइप 1 में तो अप्रूव्ड ही नहीं बाय द वे. नहीं, I'm talking about type 2 Type 2. who are prone to ketosis. Hmm. Very rare patient, but बिल्कुल. UTI is common. यूटीआई अच्छा उसका भी हमारे सेटअप में इतनी नहीं रिपोर्ट हुई, इंटरनेशनली ज्यादा है. जब आप यूज करेंगे आप देखेंगे. हमारे सेटअप में क्यों नहीं? बिकॉज वी हैव हमारी हाइजीन विद वाटर है ना, Right. तो हमारी कम है, इंटरनेशनली ज्यादा है. बिल्कुल. Fire. एग्जैक्टली. पेशावर से एक स्पीकर आए थे लास्ट ईयर, हमने उनको बुलाया था, तो उन्होंने एक रिसर्च उसे बताई थी कि पाकिस्तान में बहुत कम है. हाँ UTI. एग्जैक्टली. हमारी अभी पेस्ट भी हुई है ना, शायद आप लोगों ने अटेंड की है उसमें. हाँ, तो उसमें भी इसी पे SGLT2 vs GLP एक टॉक थी, लेकिन एक्चुअली बोथ आर वेरी गुड. इसमें से एक को आप सुपीरियर नहीं कर सकते. तो हाँ, यूटीआई इज अ रिपोर्टेड प्रॉब्लम. जिनको रिपीटेड हो रही है ऑब्वियसली उनमें नहीं देंगे, लेकिन अदरवाइज आप दे सकती हैं. Ma'am, in second, if with so many good oral drugs, thiazolidine still in use with this हाँ. risk of bladder cancer, Yes. and heart failure. PZ इसीलिए इस पे तो मैंने कमेंट ही नहीं किया. एक्चुअली कोई बहुत फेवर्ड ड्रग नहीं है, लेकिन इट विल यू हैव टू इंडिविजुअलाइज योर थेरेपी. जो पेशेंट्स आएंगे ना रिलेटिवली यंग, ओबीस विद अ लॉट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, उनकी शुगर ही नहीं कंट्रोल हो रही, एंड इंसुलिन वो लेना नहीं चाहते या आप देना नहीं चाहते, बिकॉज उसे और उसने और ही ओबीज होना है. इंसुलिन ऑलवेज कॉजेज वेट गेन. इसमें फैटी लिवर के क्या फैटी लिवर पे अच्छे इफेक्ट्स हैं, फिर उसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने पे अच्छे इफेक्ट्स हैं. तो यूजुअली आफ्टरनून में लाइक इवन आई डू ऐड इन फ्यू पेशेंट्स, सिलेक्टेड पेशेंट्स जिन्हें हार्ट फेलियर नहीं है, जिन्हें रिस्क नहीं है ब्लैडर कैंसर के, वो आफ्टर 50s होते हैं यूजुअली, तो जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, उनमें आप दे सकते हैं. इट विल हेल्प यू. ठीक. फिर क्वेश्चन हम साथ साथ ही कर रहे हैं तो करते रहते हैं. Thiazolidine, यानी आप पायोग्लिटाजोन वही है. रोजी तो वैसे ही बैन हो गई थी. अच्छा, अब ये लेट्स गो अहेड. इन्वॉल्व्ड ऑर्गन्स हमें पता है, ऑल ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व. कहाँ से शुरू कर रहे हैं? हाँ, वो हम सबको बताया. व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज? डिक्रीज्ड इंसुलिन सिक्रीशन प्लस इंसुलिन रेजिस्टेंस. टाइप 2 की बात हो रही है. इवन टाइप 2 में भी 50% बीटा सेल्स खत्म हो चुके होते हैं जब ये ओवर्ट होती है, तो दोनों ही फैक्टर्स हैं. उसके बाद हिपैटिक ग्लूकोज आउटपुट इंक्रीज होती है. इंक्रेटिन इफेक्ट यानी ये GLP और GIP का इफेक्ट कम होता है. लाइपोलिसिस इंक्रीज होती है, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होती है, मसल में रेजिस्टेंस है, ग्लूकोज अपटेक नहीं करता, न्यूरोट्रांसमीटर डिसफंक्शन, एपेटाइट ज्यादा है. सो ये पैथोफिजियोलॉजी है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट इट ऑलरेडी. अच्छा, नाउ वी कम टू इंसुलिन. इंसुलिन कब यूज करते हैं? एग्जैक्टली. किसी भी किसी वक्त भी इस्तेमाल हो सकती है. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कन्विंस कर दें हम तो बेटर है. एग्जैक्टली इट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली इंसुलिनाइजेशन. इट्स नॉट कि आप वेट करेंगे कि हर थेरेपी फेल हो जाए तो फिर आप देंगे, लेकिन किस में करेंगे अर्ली इंसुलिनाइजेशन? विल गो टू द गाइडलाइंस, बट जस्ट अ कॉमन सिनेरियो जो आता है. पेशेंट पहली बार आया है, पहली बार डायग्नोज हुआ, उसे पता ही नहीं था 400 उसकी शुगर है. व्हाट विल यू? मेटफॉर्मिन भी डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता. एकदम इंसुलिन देगा तो हाइपो में चला जाएगा वो. फाइबर अच्छा. भी हो. राइट. अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू ऑल डाटा एंड रिसर्चेस. देयर इज अ फिनोमेना ऑफ ग्लूकोलाइपोटॉक्सिसिटी. जब ब्लड ग्लूकोज इतना हाई होगा ना, तो पेनक्रियाटिक सेल्स आर स्टन्ड ड्यू टू ग्लूकोलाइपोटॉक्सिसिटी. दे आर अनएबल टू मेक इंसुलिन. अगर इस वक्त आप सल्फोनाइल यूरियाज दे के पुश करेंगे उन्हें बनाने पे, फायदा नहीं हो. हाँ, फायदा भी नहीं होगा एंड दे विल डाई आउट वेरी सून. सो यू कैन टेल यू पेशेंट कि मैं आपको, पेशेंट बड़ा डरा होता है कि पहली बार हुई है, इंसुलिन तो ना दें. उससे कहें आप 1 month के लिए ले लें, लेट द सेल्स कम बैक एंड यू विल सी. ये होता है. उन्हें इनिशियली इंसुलिन दे दें. मेटफॉर्मिन तो आप देंगे अगर वो टाइप 2 है और वो उस तरह से ओबीज है और सब कुछ या ओवरवेट है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेगा और इंसुलिन देंगे तो बहुत जल्दी यू विल सी कि उसको डोजेज आपको कम करनी पड़ जाएंगी. उसके अपने सेल्स विल स्टार्ट कमिंग बैक एंड मैक्सिमम 1 to 2 months में ऑफ इंसुलिन हो जाए. सो इफ इनिशियली ब्लड ग्लूकोज इज वेरी हाई, इवन उसमें देंगे. बाकी इंडिकेशंस आप सबको पता है कि जब रीनल कॉम्प्रोमाइज है या सेप्सिस है या हॉस्पिटलाइज है या कंट्रोल नहीं हो रहा
ऑल दोज इंडिकेशंस उनमें तो आपने देना ही है। अब इंसुलिन कौन कौन सी हैं? सो न्यूअर इंसुलिन हैं और ओल्डर इंसुलिन हैं, ऐसे क्लासिफाई करूँ। इफ यू गो बाय नेम्स, रैपिडली एक्टिंग एनालॉग्स हैं जिसमें एस्पार्ट है, लिस्प्रो है, ग्लूलिसिन है। ऑनसेट ऑफ एक्शन 5 to 10 मिनट्स, सो वेरी इजी, टीका लगाएं और खाना खा लें। पीक इनकी 3 to 4 आवर्स में, मैक्सिमम अराउंड 6 आवर्स और सो रहती है ब्लड में। फिर लॉन्ग एक्टिंग है, उनका फायदा ये कि दे हैव अ स्मूथ प्रोफाइल, इस तरह अप्स एंड डाउन्स नहीं होते जो एनपीएच के होते हैं। हाँ, बेसल इसमें लेंटस है, सॉरी ग्लार्जिन है, आपकी डेटामर है, और फिर वो भी है डिग्लूडाक की है, और फिर मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस भी हैं स्पार्ट विद डिग्लूडाक। सो दे हैव अ वेरी स्मूथ प्रोफाइल। यूजुअली 24 आवर्स इनकी हाफ लाइफ है, डिग्लूडाक के 42 आवर्स है। सो ये इनको ग्लार्जिन डेटामर में हम कहते हैं एट फिक्स टाइम आपने लगानी है। मसलन रात 9 बजे लगा रहे हैं तो कोशिश करें उसी टाइम लगाएं, बिकॉज ताकि वो स्मूथ प्रोफाइल है। डिग्लूडाक का फायदा है उसकी हाफ लाइफ ज्यादा, वो कभी भी 24 घंटे में एक दफा लगा लें। एक वंस वीकली भी इंसुलिन आई है, आर यू अवेयर ऑफ दैट? वही एयर ग्लूटाइड है मेरे ख्याल में। इंसुलिन इंसुलिन आगे आइकोडैक है, ये वीकली के नाम से मेरे ख्याल अभी भी एफडीए अप्रूव नहीं हुई, लेकिन वो नोवो वालों ने लॉन्च की है और इट्स वेरी मच देयर इन द मार्केट, और उसकी हाफ लाइफ भी 1 वीक है। तो वो 1 वीक मतलब मेकिंग थिंग्स इजी। बेजल करते नहीं है, यू हैव टू गिव केयरफुली। ऑफ कोर्स अगर एक जिसको है ही नहीं शुगर उसको देंगे तो हाइपो होगा। जनरली बेजल के हाइपो के चांसेस कम इसलिए है कि वो एक स्मूथ सी बेसलाइन बना देती है आपकी, वो इस तरह नहीं करती ना सडन स्पाइक। जैसे अभी हमने रैपिडली की बात की बेजल की, अब एनपीएच की बात कर लें। एनपीएच का ऑनसेट ऑफ एक्शन थोड़ा लेट है, पीक 6 to 8 आवर्स में है और रहती है 12 आवर्स में। यही मसला है कि एकदम से हाई एंड डाउन ड्रॉप्स हैं वो आपको नजर आएंगे, विच इज अब तो कॉन्सेप्ट ये है ना, यू शुड हैव अ स्मूथ प्रोफाइल, नॉट अ स्पाइक एंड अ ड्रॉप। अगर आप सीजीएम करें, कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, आपने यूज भी किए होंगे, फ्री लाइबर के नाम से आ रहे हैं, कोई पेशेंट्स होंगे आपके, तो उसमें आपको बहुत इरेटिक नजर आएगा। एंड दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट। HbA1c फिर भी नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अप एंड डाउन उसका लॉन्ग टर्म बहुत नुकसान है। जब वो अप होगा तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर, सारी कॉम्प्लिकेशंस एग्रोवेट होती जाएंगी ना, एथेरोस्क्लेरोसिस एग्रोवेट, डिस्लिपिडीमिया एग्रोवेट, और जब वो डाउन होगा तो हाइपो में जाएगा। सो दैट कॉन्सेप्ट इज नॉट रिकमेंडेड। बेजल स्मूथ प्रोफाइल चाहिए। सो हमने रैपिडली की बात कर ली, एनालॉग्स की, बेजल की कर ली, एनपीएच और रेगुलर इंसुलिन का सबको बताया। ऑनसेट ऑफ एक्शन 30 मिनट्स ऑनवर्ड्स, और पीक और फिर 6 to 8 आवर्स ब्लड में रहती है, 3 times a day देनी पड़ती। हॉस्पिटल्स में तो हम अब तक एनपीएच और आर या मिक्स यूज कर रहे हैं। देन वी हैव टू सी आवर पॉपुलेशन अफोर्ड नहीं कर सकती। सो यू कैन स्टिल इन सब चीजों के बावजूद, ठीक है, सुपीरियोरिटी अपनी जगह, लेकिन वी कैन यूज RNN एंड वी कैन अचीव गुड रिजल्ट्स, जो हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में। एंड वी कैन यूज द मिक्स फॉर्मुलेशन 70-30। इसकी ईजी है कि दोपहर को अक्सर लोग काम पे होते हैं, दे कैन नॉट कम बैक होम, या कहाँ उठा के लेके जाएं, गर्मी इतनी है, वर्क प्लेस पे फ्रिज नहीं है, लेबर क्लास है, कोई भी है, इट्स रियली डिफिकल्ट। लोगों को बताना नहीं चाहते कि हमें शुगर है, लाइक इट्स एम्बैरेसिंग फॉर देम एंड ऑल दोज थिंग्स। तो सुबह शाम गिव्स यू ईज इन दिस कॉन्टेक्स्ट, लेकिन उसके साथ जो है योर मील टाइम्स हैव टू बी वेरी एक्यूरेट। ये नहीं हो सकता कि एक दिन 1 बजे खाना खाया, एक दिन 4 बजे खाया, फिर आप हाइपो में चल गए। सो मील टाइम्स आपके सही होने चाहिए। इट्स क्वाइट प्रैक्टिकल फॉर वर्किंग पीपल। ये इंसुलिन के सारे वो प्रोफाइल्स दी हुई है, वो सबको पता है गेस। इसमें तो ये हुई ऑनसेट, पीक, ड्यूरेशन एंड अपीयरेंस। पेशेंट को जरूर आपने बता देना है जब आप आर और एन मिक्स करवा के दे रहे हैं। आर TDS है, N 2 times है। पहले पानी वाली भरनी है, फिर दूध वाली भरनी है, और फिर आपको लगानी है। उतने वो यूनिट खाली छोड़ के उसको हवा अंदर ले जानी है उसको, और फिर उसके बाद उतने यूनिट बाहर फेंकनी है उसको। एग्जैक्टली। समझाते हैं मेरे और पहले NPH नहीं भरनी, क्योंकि फिर वो डीनेचर हो जाएगी। रेगुलर भरनी। ओके, नाउ जस्ट अ क्विक लुक एट द गाइडलाइंस। अच्छा, जो गाइडलाइंस है ना, उनमें है कि अगर इफ ये इसकी HbA1c इज ग्रेटर देन 10, और दूसरी गाइडलाइंस में इवन 9 भी है, और द ब्लड शुगर इज ग्रेटर देन 300, तो आप स्ट्रेट अवे इंसुलिन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सजेस्टिव ऑफ मार्क्ड इंसुलिन डेफिशिएंसी, बेसल इंसुलिन शुड बी इनिशिएटेड टू रिड्यूस द ग्लूकोज एज सेफली एंड प्रॉम्प्टली एज पॉसिबल।
अगर नहीं बेजल से होता तो फिर आप कॉम्बो यूज कर सकते हैं बेजल बोलस का, और अगर ओवरवेट है तो जीएलपी साथ ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये है एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा ग्राफ, इसको ना हम स्प्लिट करके बात करते हैं इसकी। ये एक साइड है, ठीक है, इसको अब मैंने इस तरह कर लिया सो दैट वी कैन सी। अब जब पेशेंट डायबिटिक आया फर्स्ट टाइम, हेल्दी लाइफस्टाइल तो कॉर्नर स्टोन है ना, वो तो हमेशा ही कहना है, प्री डायबिटिक को, डायबिटिक को, सबको। अच्छा, फर्स्ट लाइन फार्माकोथेरेपी पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इंसुलिन की इमीडिएट इनिशिएशन की तो बात हो गई है ना, कि शुगर बहुत हाई है, ये A1C ग्रेटर देन 10 है, या साइंस ऑफ कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के साइंस क्या होंगे? पेशेंट फर्स्ट टाइम आया, जोर हो जाएगा और क्या। कमजोर हो जाएगा, वेट लॉस के साथ आएगा, ठीक है। तो अच्छा, अब पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर्स क्या हैं जो आपको चॉइस में हेल्प करते हैं? Is the patient established cardiovascular disease, ASCVD, atherosclerotic CVD, or heart failure, or CKD or nephropathy, or at high risk of cardiovascular disease? तो उसमें क्या है? recommended independent of the baseline, या बेसलाइन शुगर, या वो क्या है, A1C कितना है, या मेटफॉर्मिन ले रहा है या नहीं। जिसमें तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का ज्यादा चांस है, उसमें यू विल गो फॉर, दोनों दे सकते हैं वैसे तो, GLP-1 और SGLT2, लेकिन कुछ GLP-1 है जिनकी एविडेंस मौजूद है, जिसमें लीरा और सीमाग्लूटाइड है, लीडर ट्रायल से और सस्टेन ट्रायल से। SGLT2 की भी है, एम्पायर ट्रायल्स। सो GLP प्रिफर्ड इन ASCVD, SGLT2 आर ऑल्सो गुड। ये आप देख लें, अफोर्डेबिलिटी देख लें, पेशेंट का नीडल फोबिया देख लें, पेशेंट इंजेक्टेबल लेना ही चाहता तो फिर SGLT2 आपको देना पड़ेगा, इन दोनों में से एक देनी। और अगर A1C अबव टारगेट है, फिर आप GLP के साथ SGLT2 ऐड कर देंगे या बाकी ड्रग्स। अच्छा, हार्ट फेलियर एंड CKD में SGLT2 इज एक्चुअली प्रिफर्ड, लेकिन GLP के इसमें भी बेनिफिट्स, और उसी तरह आप स्टेप अप करते जाएंगे। अगर एक से कंट्रोल नहीं हो रहा तो दूसरा एड ऑन हो जाएगा। ये वो है जिनके स्टडीज में बेनिफिट्स हमें मिले। ASCVD में एम्पेग्लिफ्लोजन एंड कनेग्लिफ्लोजन। कनेग्लिफ्लोजन पाकिस्तान में नहीं है वैसे, लेकिन इंटरनेशनली है। और हार्ट फेलियर में डेपेग्लिफ्लोजन और एम्पेग्ली दोनों के मिले, और रीनल बेनिफिट्स भी डेपेग्लिफ्लोजन कनेग्लिफ्लोजन में ज्यादा है। सो बॉटम लाइन ये है कि बोथ आर वेरी गुड, GLP and GLP-1 agonist and SGLT2, cardiovascular disease and nephropathy CKD. तो ये एल्गोरिदम है फॉर इंसुलिन। कब आप स्टार्ट करेंगे और इंटेंसिफाई करेंगे? GLP-1 आप ऐड कर दें इफ नॉट ऑलरेडी इन यूज। पेशेंट को मतलब सपोज आपने मेटफॉर्मिन दी, DPP-4 भी दे दिया और SGLT2 भी दे दिया, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रहा, या कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन आप नहीं दे सक रहे, अब आप आगे कैसे जाएंगे? यू कैन गो फॉर सल्फोनाइलूरिया, और अगर उससे भी नहीं कंट्रोल होता या आप देना नहीं चाहते तो यू कैन GLP आप देंगे ओबीज ओवरवेट पेशेंट्स के लिए या कार्डियक रीनल बेनिफिट्स के लिए। उसके बाद यू कैन स्टार्ट, गोल आपका फिर भी नहीं अचीव हुआ तो बेसल इंसुलिन पे जाएं। बेसल इंसुलिन में 0.1 to 0.2 यूनिट्स पर kg टोटल डेली डोज जो होगी। अगर A1C लेस देन 8 है, ग्रेटर देन 8 है तो 0.2 to 0.3। ये रफ आइडियाज हैं, इट्स ऑलवेज अ टाइट फिश, ठीक है। उसके बाद आप बढ़ाते जाएंगे। अगर आपकी शुगर फास्टिंग, आपको क्या कितनी फास्टिंग चाहिए? आप 110 तक, 70 to 110 तक। हाँ, वेरी गुड। जो ADA क्राइटेरिया ना वो 80 to 130 है, लूज क्राइटेरिया फॉर ऑल एजेस। इसमें आप इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं। जो यंग है, कार्डियक डिजीज नहीं है, हाइपोकलेस्ट्रॉल कम है, न्यूरोपैथी वगैरह कॉम्प्लिकेशन है, उनको टाइट टारगेट दें, 80 to 110 दें। जैसे 70 पे हाइप हो जाता है ना तो हम जरा 80 रखते हैं, वी डोंट गो टिल 70। अच्छा, और जो एल्डरली है 60s प्लस, या जिनमें कार्डियक है या नेफ्रोपैथी है या न्यूरोपैथी है, जिनमें हाइपो इज गोइंग टू बी लाइफ थ्रेटनिंग एक्चुअली, उनमें लूज कर दें, उन्हें 100 to 130 का दे दें या 110 to 130 का। ग्रेटर देन 70 में आपका A1C टारगेट भी 7 नहीं होगा, 7.5 बल्कि 8 होगा, बिकॉज यू हैव टू इंडिविजुअलाइज अकॉर्डिंग टू योर पेशेंट। अच्छा, अगर आपका गोल नहीं अचीव हो रहा, 80 to 130 है और आपके पेशेंट की 180 आ रही है, तो फिर जाहिर है यू विल कीप इंक्रीजिंग, 2-2 यूनिट करके बढ़ाएं। हर रोज 2-2 यूनिट बढ़ाते हैं, छोड़ के
हर रोज पढ़ाएंगे एवरेज किस तरह का एटलीस्ट 3 days आप देखेंगे, एक रीडिंग तो चांद से भी आ सकती है। राइट 3 days to 5 days देखेंगे, अगर वो मुसलसल ही ज्यादा हो रहा है तो फिर 10 ये भी नहीं कि अब शुगर फास्टिंग 300 आ रही है तो आप 2-2 यूनिट बढ़ाएं, एवरेज फिर तो आप ज्यादा ही बढ़ाएंगे of course। जब ट्रीट हाँ बिल्कुल। राइट तो इसी तरह अगर वो हाइपो में जा रहा है तो आप काम करेंगे। बेजल आपने ऐड कर दी फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर आप फ्रेंडियल ऐड करेंगे, शॉर्ट एक्टिंग या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग या रेगुलर भी दे सकते हैं। तो वो भी यू विल स्टार्ट द इनिशियल डोज एंड देन यू विल मॉनिटर। अगर एक मील से नहीं काम बन रहा तो तीनों पे ऐड कर दें। सो दिस इज समथिंग वी डू ऑल द टाइम। और कम हो रही है शुगर एक्सेसिव तो उसको डिक्रीज कर दें। सो ये तो सिंपल टाइट्रेशन होती है जो हम सारे डिपार्टमेंट की कॉल्स भी आ रही होती है मेडिसिन में, उनको भी आंसर करके भेज रहे होते हैं। सो दिस इज सिंपल टाइट्रेशन। सीजीएम इज वेरी गुड, अगर आप में से किसी ने उसके साथ काम किया हो आपको पता ही होगा, उसकी डिवाइस आती है, साथ भी आती है और कंप्यूटर पे भी डाटा डाउनलोड हो जाता है। आपने देखना है कि कैसा प्रोफाइल, डेली प्रोफाइल भी उस पर आती है, वीकली भी आती है। इट हैज टू बी स्मूथ, टाइम विद इन रेंज उसका अच्छा होना चाहिए, 60 to 80%। हाइपो बहुत कम अलाउड है, 1 to 2, और वो भी ज्यादा नहीं, नॉट सिवियर, और हाइपर भी लेस देन 10%, तो खासकर सिवियर हाइपर। सो पेशेंट्स जो बार बार तंग आ जाते हैं ये कर करके मॉनिटर। ये एडीए की डोज गाइडलाइन है फॉर इंसुलिन, ये भी सेम ही है। स्टार्ट 0.1 to 0.2 यूनिट्स पर केजी। फास्टिंग हमेशा आपका टारगेट होती है, बिकॉज फास्टिंग ठीक होगी तो सारा दिन ठीक होगी, और फास्टिंग खराब होगी तो इट विल डिस्टर्ब आवर शुगर्स। तो वो फास्टिंग स्टार्ट करके तो इंक्रीज करते जाएं, फिर नहीं होता तो प्रेंडियल ऐड कर दें। यू कैन गिव कॉम्बोज की हमने पहले ही बात की, 70-30 ये इसमें भी आती है, आर और एन में भी आती है और एनालॉग्स के साथ भी आती है। सो अकॉर्डिंगली तो ये सारी इंसुलिन टाइट्रेशन यू विल डू अकॉर्डिंगली। और पेशेंट को मॉनिटर करना होगा हॉस्पिटल सेटिंग में तो आप 6 times कर लें, बिफोर मील, 2 hours आफ्टर मील। लेकिन घर में मुश्किल हो जाता है पेशेंट के लिए, और वो फिर पेशेंट विल नॉट रिटर्न, आप उसे 6 दफा चेक करने को कहेंगे। अगर वो इतना सिक है तो एडमिट कर लें, उसे कहें सिर्फ ट्वाइस अ डे करें, फास्टिंग एंड बिफोर डिनर। दिस इज पर्सनल प्रैक्टिस, दिस इज नॉट अ गाइडलाइन। उससे आपको पूरा 24 hours की प्रोफाइल मिल जाती है ना कि इसका स्टेटस रहता क्या है। वंस यू अचीव अ बेसल कंट्रोल बिफोर मील वाला तो प्रेंडियल यूजुअली हो जाता है। अगर नहीं होता तो फिर आप उसकी भी चेक करवा के करें, क्योंकि यूजुअली आप इंसुलिन अकेली कभी भी नहीं दे रहे होते, आप साथ मेटफॉर्मिन, DPP-4, GLP, अब तो SGLT2 भी कुछ ना कुछ और साथ दे रहे होते हैं, ये सारी देनी होती है। हाँ, देर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर गिविंग सल्फोनाइल यूरिया विद फुल इंसुलिनाइजेशन। बेसल के साथ सम पीपल यूज ओके, लेकिन जब आप मतलब मिक्स्ड दे रहे हैं या प्रेंडियल आर और एन दे रहे हैं या बेसल बोलस दे रहे हैं तो सल्फोनाइल यूरिया की कोई जस्टिफिकेशन नहीं। इंसुलिन तो बन रही होती तो फिर इनकी क्या जरूरत थी, या इफेक्टिव होती तो। अब जब आप इंसुलिन दे रहे हो तो सल्फोनाइल यूरिया ने और क्या करना है। दूसरी बात, हॉस्पिटल सेटिंग्स में स्लाइडिंग स्केल यूज होता है। अब यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि स्लाइडिंग स्केल इज टू बी यूज्ड इन वेरी फ्यू पेशेंट्स एंड इट इज नॉट इफेक्टिव। वो स्लाइडिंग स्केल चला जा रहा है, पेशेंट की 300-400 चली जा रही है, जब तक आप बेजल नहीं दोगे वो कंट्रोल नहीं होगी। और इवन हमारे सर्जिकल कॉलीग्स हु आर लाइक वेरी लर्नड कॉलीग्स जिन्होंने फेलोशिप भी की हुई, वो भी डरते हैं बेजल इंसुलिन देने से कि जी हाइपो हो जाएगा। जो स्लाइडिंग स्केल है सिर्फ उनमें देनी है जो या तो एनपीओ है, तो उनमें जाहिर है आप बेजल देंगे तो हाइपो में जाने के चांसेस हैं जी। सो यूजुअली you have to give basal bolus. Sliding is not a very favorable regime. Few patients with it. कि लोगों को 6-7 दफा अगर चेक करनी है घर में, वो चेक करना चाहिए, CGM लगा दें हम। CGM लगा देना। CGM की सेंसिटिविटी कितनी है? CGM is very good. दिन में 1-2 दफा, आपने एक दफा काफी होता है, कैलिब्रेट करना होता है कि मतलब जो CGM पे आ रहा है, जो आपको वैसे CGM की डिवाइस पे आ रहा है, एक्चुअल भी वो है। It is quite good. It's not bad. अफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ा इशू है ना। कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग को CGM कहते हैं। उसकी डिवाइस आती है फ्री लाइबर जो कॉन्टिन्यूसली ब्लड में होती है, यहाँ पे आर्म पे लगती है, तो वो कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रही होती है। फिर उसके अलार्म्स होते हैं, बहुत लो हो जाए तो अलार्म पहले आपको दे देगी, सो योर अलर्ट, हाई हो जाए तो फिर भी दे देगी। तो उससे आपको ये पता चल जाता है, मतलब पेशेंट
या तो चेक ही नहीं कर रहा या 2 दफा चेक करके आ रहा है, उसे आपको 24 आवर्स का पता चलता है कि कब हाई हुई कब लो हुई। चेंज करना पड़ता एग्जैक्टली एवरी 15 डेज आप उसको चेंज करते हो, तो उसे आपको पूरी प्रोफाइल मिल जाती है इसकी, किस टाइम हाई होती है किस टाइम लो होती है, पेशेंट को प्रिक्स भी कोई इतने नहीं करने पड़ते। सो इट्स अ वेरी गुड डिवाइस। लेकिन जाहिर है हमारे यहाँ और इंटरनेशनली भी यूज हो रही है, लेकिन उधर ज्यादा हो रही है, उधर अफोर्डेबिलिटी इशू नहीं है, हमें अफोर्डेबिलिटी इशू है। रीडर का एक दफा ही लेना वो रीडर पे हाँ वो तो एक दफे कोई 15 पता नहीं आजकल क्या प्राइस है, शुरू में 14-15 हजार जो 2 हफ्ते मैं क्या अभी हाँ नहीं इतने नहीं है, 8-10 हजार। अच्छा ये अब इंसुलिन इन्होंने लॉन्च की फेलोलिन विच इज मिक्स्ड 70-30 है, 70% एनपी है जो 30% आर। इसकी हमने बात की है, इसके फ्लेक्स मतलब आपको ये इजी वर्क फॉर पीपल हु हैव टू बी आउटडोर स्पेशली लंच टाइम, एंड फिर आपको मिक्स नहीं करना पड़ता। ये पेन फॉर्म में नहीं वायल में, बैन की नहीं आई। तो इन्होंने कंपेयर किया इसे with the other insulins, so they found कि it's as efficacious rather better than other। ये आपका अपना बायोटेक प्लांट है, ठीक है, उससे इन्होंने मैन्युफैक्चर किया 70-30 करके। और